हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने जो भी चैप्टर्स हैं उसमें चैप्टर वाइज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी भी इन जनरल में अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। इसको फटाफट करेंगे, यहाँ ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। बहुत सारे क्वेश्चंस जो इंग्लिश में लिखे हुए हैं, लेकिन मैं हिंदी के जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनके साथ में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो हिंदी माध्यम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही लैंग्वेजेस में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो सारे लोग इसको समझ सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करना है और बहुत ही ब्रीफ में मैं यहाँ पर बताऊंगा। जैसे नॉर्मल लेक्चर्स में सारी चीजों को डिटेल में बता रहा हूँ, वैसे नहीं बताऊंगा। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बोर्ड एग्जाम से पहले इस तरह के वीडियोस काफी हेल्पफुल रहेंगे। आप ही लोगों की डिमांड पर ही हम लोग ये वीडियोस बना रहे हैं। तो देखिए, अपना जो पहला चैप्टर है माइक्रो इकोनॉमिक्स का परिचय, इसमें काफी छोटा चैप्टर है, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, बट जो भी बनते हैं उसको देख लेते हैं, फिर एक एक चैप्टर्स को हम लोग करते चले जाएंगे आगे आगे। तो पहला तो क्वेश्चन क्या है कि ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज इन इकोनॉमी शोन इन पीपी बाई। पीपी का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। याद है हम लोग कुछ इस तरह का बनाया करते थे, जिसको हम लोग बोलते थे सीमांत उत्पादन संभावना। ऐसे यहां पर कोई एक वस्तु होती थी, यहां पर कोई दूसरी वस्तु होती थी। जैसे यहां पर हम लोगों ने गेहूं और कपास का लेकर के उदाहरण बनाया था, जो वीडियो बनाया था अपना, उसमें गेहूं और कपास बनाया हुआ था। ठीक है, तो एक तरफ व्हीट है और एक तरफ क्या है आपका कॉटन। तो अब होता क्या है कि आप जब अपनी इकोनॉमी के सारे रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन कर रहे होते हो, तो जिस मैक्सिमम प्रोडक्शन को आप बना सकते हो, ये क्या है? ये इनफाइनाइट कॉम्बिनेशंस ऑफ एक्स एंड वाई है। यहां पर मान लीजिए कुछ आपका जो एक्स है वो मान लीजिए 10 है और वाई जो है वो आपको मान लीजिए 15 है। यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर x थोड़ा बढ़ जाएगा, मान लीजिए 12 है, और जो आपको y है वो घट करके हो गया 11। तो इस तरह के बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनेंगे। ये कब बन रहे होते हैं? जब हम लोग सारे रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कर रहे होते हैं, है ना। तो यहां पर लिखा क्या हुआ है कि अगर आपके रिसोर्सेज बढ़ जाए तो कैसे दिखाओगे? जब रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे तो आप ज्यादा चीजें बना ले जाओगे। तो अगर ज्यादा बना ले जाओगे तो आपका जो पीपीएफ है वो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, दाहिनी ओर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक, तो इसमें क्या आ जाएगा? राइट वर्ड शिफ्ट, ये बता पाएगी। ठीक है, ये है इसका उदाहरण, उत्तर भी है। हिंदी में हम लोग कैसे लिखेंगे? किसी अर्थव्यवस्था में संसाधनों की अधिकता को सीमांत उत्पादन संभावना में प्रदर्शित किया जाता है। कैसे? दाईं ओर शिफ्ट से। ये इसका ठीक उत्तर हो जाएगा। ठीक, अच्छा, दूसरा प्रश्न क्या है? What is another name of opportunity cost in economics? तो opportunity cost क्या होती है? अवसर लागत होती है। अवसर लागत क्या होती है? आप कोई भी काम कर रहे हो, मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं, तो मेरा यही समय बहुत सारे कई अन्य तरीकों से भी यूटिलाइज किया जा सकता था। मैं मूवी देख सकता था, मैं क्रिकेट खेल सकता था, कुछ और पढ़ा सकता था, कुछ और पढ़ सकता था, कोई कुछ भी कर सकता था। तो ऐसे में क्या होता है कि बहुत सारी ऑप्शंस मेरे पास हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। अब उसमें से जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है उसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अवसर लागत। तो अवसर लागत होती है कि मेरे पास जो सेकेंड बेस्ट अल्टरनेटिव अवेलेबल है। मान लीजिए मुझे पढ़ाना पसंद है और आप लोगों के साथ में काम करना भी पसंद है, लेकिन मुझे क्रिकेट खेलना भी बहुत पसंद है, तो मैं अभी क्रिकेट नहीं खेल रहा हूं, तो इस समय की जो अवसर लागत होगी मेरे लिए, वो क्रिकेट नहीं खेलना होगी। क्यों? क्योंकि उसको छोड़ करके बाकी चीजें भी कर सकता हूं, लेकिन अगर ये नहीं कर रहा होता तो फिर क्रिकेट खेल रहा होता। तो जो नहीं कर रहे हो अब वो कर रहे हो, उसको बोलते हैं हम लोग अवसर लागत। ऐसे ही मान लीजिए मुझे नौकरी मिली कहीं पर, एक जगह मुझे 20,000 की नौकरी मिल रही है और एक जगह 25,000 की मिल रही है। सेम काम है, सब कुछ सेम है, बट सैलरी का डिफरेंस है। तो ऑब्वियसली मैं 25,000 वाली नौकरी करने लगूंगा। तो उस समय पर जब मैंने 20,000 वाली नौकरी छोड़ी, क्यों? क्योंकि मेरे पास वो सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव था। तो जो बेस्ट अल्टरनेटिव है सेकंड, जिसको मैं छोड़ दे रहा हूं, उसको हम लोग बोल देते हैं क्या? अवसर लागत। ठीक, तो अवसर लागत क्या होती है? एक तरह की समस्या है, और इस समस्या की वजह से ही फिर हमें चॉइसेस लेनी पड़ जाती हैं। तो क्या हो जाता है? ये एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। ये बाकी क्या क्या लिखा हुआ है? मार्जिनल कॉस्ट नहीं, ये तो सीमांत लागत हो जाती है। टोटल कॉस्ट कुल लागत हो जाती है, और इकोनॉमिक कॉस्ट तो आपकी आर्थिक लागत हो जाती है। इकोनॉमिक कॉस्ट एक्चुअली क्या होता है मालूम है आपको? फाइनेंशियल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जब हम लोग वित्तीय लागत में अवसर लागत को जोड़ देते हैं तब हमें मिलती है इकोनॉमिक कॉस्ट। ये डायरेक्टली आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसको छोड़ दो। ठीक है, तो इस तरह का डायरेक्ट थोड़ा सा क्वेश्चन आ सकता है, लोग इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अवसर लागत निम्न में से किसे कहा जा सकता है? तो एक आर्थिक समस्या से इसको रिलेट कर सकते हो आप। ठीक है, ऐसे डायरेक्टली एक आर्थिक समस्या है, क्योंकि आर्थिक समस्या का मतलब क्या हुआ कि आप एक इंटेलेक्चुअली आप रिकॉग्नाइज कर रहे हो कि ये एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, इसका कैसे सॉल्यूशंस हम लोग बेटर सॉल्यूशंस लेकर के आ सकते हैं, और कैसे इकोनॉमिक डिसीजंस ले आते हैं। इन सारी चीजों को हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अगला प्रश्न क्या है? इन द गिवन फिगर द मूवमेंट ऑन द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी सोर्स। अब देखो ये क्या है? आपका सीमांत उत्पादन संभावना वक्र है। इसमें आप ए से जब बी पर जा रहे हो तो क्या हो रहा है? अभी तो मैंने आपको करके दिखाया था। ए पर जो y वस्तु है वो ज्यादा है,
x है वो कम है, ठीक है, जो गुड y है वो ज्यादा है और गुड x जो है वो कम है a पर, लेकिन जब आप b पर गए तो x बढ़ गया और y आपका कम हो गया, ठीक। तो क्या हो जाएगा, इसमें क्या दे रखा है, प्रोडक्शन ऑफ मोर यूनिट्स ऑफ गुड x एंड लेस यूनिट्स ऑफ गुड y। तो आप y को कम कर दे रहे हो और x को बढ़ा दे रहे हो, यही तो हो रहा है, बस यही है, सीधा सा, ठीक है। इंग्लिश में लिखा हुआ है तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे तो देकर के भी पढ़ सकते हैं, हिंदी मीडियम को मैं थोड़ा सा हिंदी के टर्म्स इसलिए बोलता जा रहा हूं जिससे दोनों लोगों का काम चल जाए, ठीक है। एक साथ टाइम कम है, दोनों लोगों को सर्व करने की कोशिश है। एनीवेज देखो, अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व would be concave to the origin if marginal opportunity cost is, ठीक है। तो क्या होता है, marginal opportunity cost जो है concave क्या होता है, देखो आप यहां पर origin पर खड़े हो गए, origin को हम लोग हिंदी में बोलते हैं मूल बिंदु, ठीक। यहां से अगर कोई चीज ऐसी है जैसा कि हमारे इंडिफरेंस कर्व्स होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं अनधिमान वक्र, तो ये कॉन्वेक्स होते हैं, ठीक है। अब कई लोग कॉन्केव और कॉन्वेक्स में कंफ्यूज होते हैं। तो कॉन्केव क्या होता है, इस तरह की चीज होती है, ऐसी शेप, जैसे कि हमारी पीपीएफ की हुआ करती है, ऐसी शेप किसकी थी, पीपीएफ की। तो कॉन्केव कब होता है, ये तब होता है जब आप गेहूं और कपास वाला उदाहरण ले लोगे, व्हीट एंड कॉटन का, तो उसमें क्या हो जाता है, जैसे जैसे आप गेहूं छोड़ते जाओगे वैसे वैसे आप कपास बनाते तो जा रहे हो, लेकिन लगातार जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो बढ़ती चली जाती है। पहले आप थोड़ा सा गेहूं कम करोगे, आप काफी कपास बना लोगे, फिर आपको काफी ज्यादा गेहूं छोड़ना पड़ेगा थोड़ा सा कपास बनाने के लिए। तो हमेशा ही ऐसा होता है कि जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है वो बढ़ती चली जाती है। तो क्या हो जाता है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होती है ना वो क्या हो जाती है, इंक्रीजिंग होती है, ठीक। अच्छा, जो कंफ्यूजन होता है कॉन्केव और कॉन्वेक्स में वो ऐसे याद रख सकते हो, केव मतलब क्या होता है, गुफा, है ना। तो आप इधर खड़े हो तो आप गुफा में बंद हो गए, ऐसे समझ लो। तो कॉन्केव हो गया आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, आपके सापेक्ष, ठीक। और हम लोग हिंदी में उत्तल और अवतल बोलते हैं, तो ऐसी शेप को अवतल बोल देते हैं, ये हो जाती है उत्तल हो जाती है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इन द गिवन फिगर x1 y1 एंड x2, अच्छा ठीक है, इसमें क्या है देखो मैं समझा देता हूं, ये जो लिखा हुआ है वो इंग्लिश मीडियम के बच्चे पढ़ लेना, हिंदी वालों को समझा दे रहा हूं। ये दो आपके वही सीमांत उत्पादन संभावना वक्र हैं, जिसमें P1 और P2 ये वो संभावनाएं हैं जिनको उत्पन्न किया जा सकता है अगर सारे संसाधनों का किसी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पर ठीक से यूटिलाइजेशन हो। यही तो होता है ना, सीमांत उत्पादन संभावना होती है वो, आप वो कर सकते हो, वो सीमांत, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो क्या हुआ कि ये दो आपको अलग अलग तरह से संभावना दी जा रही है। दो क्यों दी जा रही है, तो ऐसा हो रहा है, आर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व्स इन टू डिफरेंट टाइम पीरियड्स, समय बदलने के साथ साथ टेक्नोलॉजी बदल जाती है कई बार, और इस वजह से आप अलग अलग कर्व्स को प्राप्त कर सकते हो सेम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज को दिए होने पर। अच्छा, तो क्या पूछा जा रहा है, P1 एंड P2 आर पोटेंशियल आउटपुट्स एंड इन T1 एंड T2, तो ये आपके पोटेंशियल है, मतलब ये अधिकतम जो आप प्राप्त कर सकते हो, लेकिन जो वास्तव में प्रोडक्शन हो रहा है, जो उत्पादन हो रहा है, वो हो रहा है A1 पहले टाइम पीरियड में और दूसरे टाइम पीरियड में A2। अब पहले टाइम पीरियड में A2 हो रहा है, दूसरे में हो रहा है A1 हो रहा है, दूसरे में हो रहा है A2, और अधिकतम क्या हो सकता है पहले टाइम पीरियड में P1 और दूसरे टाइम पीरियड में क्या हो सकता है P2। अच्छा, ये तो मैं जानकारी दी गई। पूछा क्या गया, पूछा गया द चेंज इन पोटेंशियल प्रोडक्शन ओवर द टू पीरियड्स वुड बी रिप्रेजेंटेड बाय अ शिफ्ट फ्रॉम, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अधिकतम जो आप, पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, जो आप अधिकतम कर सकते हो, तो अधिकतम जो चीज की जा सकती है तो उसमें कितना परिवर्तन हुआ। तो अधिकतम तो पहले P1 किया जा सकता था, अब आप P2 कर पा रहे हो, तो जो परिवर्तन हुआ वो क्या हुआ, P1 से P2। ये जो परिवर्तन है वो दिखाएगा कि पोटेंशियल चेंज मैक्सिमम, ये जो पोटेंशियल है उसमें कितना चेंज हो रहा है, तो कितना चेंज हो रहा है P1 से P2, तो ये आपका हो जाएगा P1 to P2। क्या लिखा हुआ है, द चेंज इन पोटेंशियल प्रोडक्शन, पोटेंशियल प्रोडक्शन में कितना चेंज हो रहा है, जो अधिकतम उत्पादन है उसमें कितना परिवर्तन हो रहा है, वो ये हो जाएगा ओवर द टू पीरियड्स वुड बी रिप्रेजेंटेड बाय अ शिफ्ट फ्रॉम P1 to P2, ठीक। अच्छा, द सेंट्रल प्रॉब्लम इन मार्केट इकोनॉमी इज सॉल्व बाय, मार्केट इकोनॉमी क्या होता है, जहां पर मार्केट फोर्सेस काम करते हैं, मार्केट मैकेनिज्म लगती है, बाजार अर्थव्यवस्था में जो केंद्रीय समस्या है उसका निराकरण कैसे होता है, बाजारी शक्तियों के द्वारा। तो जो बाजार की क्रियाविधि होती है उसके द्वारा तो होता ही है। इसमें क्या क्या ऑप्शन दे रखा है, डिमांड फॉर गुड्स, नहीं ये तो ये कोई सॉल्यूशन थोड़ी है, ये तो एक मतलब इससे तो कुछ भी नहीं होगा। डिमांड फॉर गुड्स जो है वो एक फोर्स है, एक फैक्टर है जिससे कि प्राइस डिटरमिन होगा, कीमत का निर्धारण होगा। सप्लाई ऑफ गुड्स, ये सही फर्क नहीं पड़ेगा। प्लानिंग अथॉरिटी, तो प्लानिंग अथॉरिटी तो डिसाइड करती नहीं है, प्लानिंग अथॉरिटी तो किसमें डिसाइड करती है, जो केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, जो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमीज होती है, वहां पर कोई प्लानिंग अथॉरिटी होती है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, मार्केट मैकेनिज्म, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक, यही है। अभी आगे क्या है, इज द सब्जेक्ट ऑफ द जूट इंडस्ट्री स्टडीड इन अ मैक्रो इकोनॉमी। तो मैक्रो इकोनॉमी में तो हम लोग सारे क्षेत्रों को एक साथ मिलाकर के पढ़ते हैं, किसी एक इंडस्ट्री स्पेसिफिक या किसी एक इंडिविजुअल की बात, या किसी एक इंडस्ट्री में सप्लाई, या किसी एक इंडस्ट्री में डिमांड, या किसी एक इंडस्ट्री के प्राइसेस को कहां पे पढ़ते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में, वेस्टर्न अर्थशास्त्र में। तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स,
गलत वाक्य है कि जूट इंडस्ट्री को आप किसमें पढ़ते हो, व्यष्टि अर्थशास्त्र में, समष्टि में? तो व्यष्टि में पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है समष्टि में पढ़ते हैं क्या, तो गलत हो गया। आगे क्या है, व्हाट आर द 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, ऑफ एन इकोनॉमी, किसी भी अर्थव्यवस्था की 3 केंद्रीय समस्याएं क्या होती हैं? पहली होती है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाया जाए, दूसरा हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाया जाए, और तीसरा जो बना दिया उसको कैसे बांटा जाए, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो, ठीक है, किन किन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो ये 3 प्रॉब्लम्स होती हैं जिसको मैंने बहुत ही डिटेल में बहुत अच्छे से वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है, आप देखिएगा। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ठीक हो गया। गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ मैक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमी। माइक्रो में क्या होता है यार, क्या क्या पढ़ते हैं ऐसा समझ लो आप। और अगर आप अर्थव्यवस्था की बात करो कि माइक्रो इकोनॉमी क्या हो गया, तो एक इंडिविजुअल कंज्यूमर है, एक अकेला उपभोक्ता है, उसके लिए जो हम लोग बनाते थे ना इष्टतम बंडल जिसको बोलते थे, ऑप्टिमम बंडल, तो वो पता करना माइक्रो इकोनॉमिक में आ जाएगा, ठीक। ऐसी कोई इंडस्ट्री है, जूट इंडस्ट्री का उदाहरण था, वो माइक्रो इकोनॉमी में आ गया। मैक्रो इकोनॉमी में क्या है, ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ रेट, ठीक, कि आपके जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें क्या विकास दर चल रही है, बेरोजगारी की दर क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये हो गया, महंगाई हो गई, इन्फ्लेशन, तो ये सारी चीजें हो गई। क्या क्या है, तो 2 एग्जांपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमी और इंडिविजुअल सप्लाई एंड इंडिविजुअल डिमांड, ठीक है, किसी एक इंडस्ट्री में क्या सप्लाई है क्या डिमांड है, और एग्रीगेट यानी कि पूरी अर्थव्यवस्था में कुल सप्लाई कितनी है, तो उसको बोल देते हैं सकल आपूर्ति, और सकल मांग जो हो जाती है, कुल मांग, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एग्रीगेट डिमांड। तो ऐसे भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो इसमें, आप समझ लो ना, सिर्फ यही लिखना जरूरी नहीं जो मैंने आपको बताया, आप वो भी लिख सकते हो कि इसमें हम लोग किस किस चीजों को देख रहे हैं। अच्छा, डिफाइन स्कैर्सिटी। स्कैर्सिटी का मतलब होता है क्या, कमी। कमी का सिर्फ इतना मतलब है भाई कि किसी भी समाज में जितनी वस्तुओं की आवश्यकता है उतनी वस्तुएं मौजूद नहीं होती, जितने रिसोर्सेज की आवश्यकता है उतने रिसोर्सेज नहीं होते। क्यों? क्योंकि इच्छाएं अनंत हैं। तो बस यही आपकी स्कैर्सिटी है। स्कैर्सिटी रिफर्स टू द डेफिसिट ऑफ रिसोर्सेज एज कंपेयर टू द डिमांड। जितने रिसोर्सेज की, जितने स्रोतों की आवश्यकता है उतने है नहीं, जितने संसाधनों की आवश्यकता है, जितने की मांग है, जितने की मांग है उतने है नहीं। आप मांगते हैं बहुत कुछ हो, है ना, सारे लोग ही मांगते हैं। अगला प्रश्न क्या है, आइडेंटिफाई एंड डिस्कस द नेचर ऑफ The following newspaper reports in terms of positive and normative economic analysis। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग प्रश्न है, ज्यादा प्रश्न ऐसे नहीं आएंगे। क्या बोला गया है, वास्तविक अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र हिंदी में बोलते हैं। पॉजिटिव को बोलते हैं वास्तविक और नॉर्मेटिव को बोलते हैं आदर्शात्मक। हिंदी में बहुत आसान हो जाता है, नॉर्मेटिव मतलब आदर्शात्मक। तो आप एक आदर्श बना करके जब चीजों में कंपेयर करके सजेस्ट करते हो कि क्या होना चाहिए। आदर्श का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे देश में हमारे संविधान ने बहुत सारे आदर्श स्थापित करता है कि हमारे देश में ये चीज होनी चाहिए, धर्म निरपेक्षता होनी चाहिए, बराबरी होनी चाहिए, है ना। तो वो जो होना चाहिए ये बताता है हमारी नॉर्मेटिव, यानी कि आदर्शात्मक अर्थशास्त्र में हम लोग ये सारी बातें करते हैं। पॉजिटिव में क्या होता है कि जो है वो बताओ क्या है, जैसा है वो क्या है, उसकी बात करते हैं। तो यहां पर क्या हुआ है, न्यूज़पेपर में कुछ कुछ लिखा हुआ है, हमें बताना है कि नॉर्मेटिव कौन सा है और पॉजिटिव कौन सा है। तो पहला क्या लिखा हुआ है, इंडिया जंप्ड 23 पॉइंट्स इन द वर्ल्ड बैंक्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स टू 77th प्लेस, हाईएस्ट इन 2 years। तो ऐसा बोला जा रहा है कि भारत का जो विश्व में व्यवसाय करने में आसानी वाली जो सूची बनाई जाती है ना, वर्ल्ड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक इंडेक्स होती है जिसमें ये बताया जाता है कि किस किस देश में व्यवसाय करना कितना आसान है। तो उसमें भारत का 77वां स्थान हो गया और बहुत ज्यादा जंप भारत ने की है। तो हो गया, यहाँ पे कुछ सजेस्ट तो किया नहीं जा रहा, तो ये क्या हो जाएगा, वास्तविक अर्थशास्त्र के अंतर्गत आएगा, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हम लोग इसको पढ़ेंगे। दूसरा क्या है, गवर्नमेंट शुड फर्दर लिबरलाइज द बिजनेस रूल्स। तो ये कहा जा रहा है कि सरकार को और भी ज्यादा जो भी व्यवसाय से संबंधित नियम है उनको थोड़ा और ढीला कर देना चाहिए, उनको थोड़ा और उदारवादी बना देना चाहिए। तो ये किया जाए, तो कर देना चाहिए आ रहा है ना, तो हमेशा चाहिए वाली बात नहीं होती, बट ज्यादातर में आपको समझ के देख करके समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर एक सजेशन है और एक आदर्शात्मक स्थिति की तरफ जाने की बात है, इसलिए इसको हम लोग पढ़ेंगे किसमें, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। किसमें पढ़ेंगे, नॉर्मेटिव, ठीक है। तो ये दोनों का पहलू है, इस पर भी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि पॉजिटिव और नॉर्मेटिव में क्या डिफरेंस है, वास्तविक और आदर्शात्मक में क्या डिफरेंस है। ये वही सारी चीज दे रखी है। हाँ, दोनों सेंटेंसेस अपने ठीक थे। इसमें लिखा हुआ नॉर्मेटिव को हम लोग बोलते हैं ऑट टू बी, जो किया जाना चाहिए, है ना, ठीक। अच्छा, मार्केट क्या है, मार्केट कोई भी ऐसी जगह है जहां पर उत्पादनकर्ता उपभोगकर्ता से मिलता है
और आपस में जो लेन देन है वो करते हैं, ठीक है, एक्सचेंज कर पाते हैं, फ्रीली करते हैं बिना किसी विरोध के, गतिरोध के, ठीक। अच्छा, तो क्या हो गया, अब मार्केट इज अ सेट ऑफ अरेंजमेंट्स वेयर इकोनॉमिक एजेंट्स कैन फ्रीली एक्सचेंज देयर कमोडिटीज और प्रोडक्ट्स विद ईच अदर, आपस में एक दूसरे से वस्तुओं का आदान प्रदान बिना किसी रुकावट के कर सकते हैं, ठीक, ऐसा ये हो गया। अच्छा, व्हाट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ये तुम लोगों ने सबसे पहले डिस्कस किया था। क्या होता है भाई, आप ऐसा बनाते हो, यहाँ पर एक वस्तु रखते हो, मान लो y है, यहाँ पर दूसरा गुण रखा है x, इन दोनों के बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनाए जा सकते हैं। कब, जब आप किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर दिए गए रिसोर्सेस के मुताबिक मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सको, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ये मैक्सिमम है इसलिए फ्रंटियर है, ठीक है। इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्या, सीमांत उत्पादन संभावना। तो ये क्या होता है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में किन्हीं दो वस्तुओं के विभिन्न संयोग जिनको हम बना सकते हैं दिए गए संसाधनों के स्तर पर, और ये वो स्तर है जो अधिकतम अचीव किया जा सकता है। बाकी इसके अंदर जो भी कॉम्बिनेशंस बनेंगे वो सारे के सारे पॉसिबल हैं, लेकिन वो क्या है, वो एफिशिएंट यूसेज नहीं दिखा रहे। एफिशिएंट मतलब जो एकदम ठीक से अगर संसाधनों का प्रयोग किया जाए तो हम लोग इस सीमा तक पहुंच जाएंगे, नहीं तो इस सीमा के अंदर रहेंगे, ठीक। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, इसी को देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। Production possibility frontier is the curve that depicts the maximum output possibility for two combination goods that are produced when the resources are fixed at a given period of time, ठीक है। जब किसी भी दिए given period of time का मतलब किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर, जैसे जून 2020 में किसी गांव में इतने रिसोर्सेस हैं, तो अब आप मैक्सिमम कितना प्रोड्यूस कर सकते हो उसकी बात होती है, ठीक। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। डिफाइन द मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, आप समझ लो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब समझते हैं, एक चीज से दूसरी चीज में जब बदलाव हो रहा होता है तो उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। हमें देश को बदल देना है, सकारात्मक परिवर्तन, खराब नहीं करना है, सकारात्मक परिवर्तन लाना है। तो यहाँ पर क्या है, y, यहाँ पर x, ये दो गुड्स हैं, दो वस्तुएं हैं। जब आप ऐसा पीपीएफ बनाते हो तो इसमें क्या होता है कि जब आप एक वस्तु, यहां पर क्या है, यहां पर x शून्य है, यहां पर y शून्य है, तो आप जैसे जैसे आपको x ज्यादा चाहिए तो आपको y छोड़ना पड़ता है। तो क्या होता है कि आपको अगला x प्राप्त करने के लिए कितना y छोड़ना पड़ेगा। ऐसे ही आप नीचे से ऊपर जाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब नीचे से ऊपर जा रहे होगे तो आपको x छोड़ना पड़ेगा और y आपको प्राप्त करना पड़ेगा। तो ऐसे में क्या हो जाता है, ऐसे में आपको समझ लीजिए ऐसा हो जाता है कि जिस रेट पर आप छोड़ रहे होते हो, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण की जो सीमांत दर है कि आपको एक x चाहिए तो आपको कितना y छोड़ना पड़ा, इस तरह से, यानी कि उल्टा कर दीजिए कोई, अगर आप x से इधर जाओगे, नीचे से ऊपर जाओगे तो आपको y चाहिए तो आपको x कितना छोड़ना पड़ेगा किसी भी पॉइंट पर, उसी को हम लोग बोल लेते हैं क्या, रूपांतरण की सीमांत दर। क्या लिखा हुआ है इसको देख लेते हैं। मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्शन MRT is the ratio of a particular product sacrificed to manufacture another product। आप एक वस्तु की वो मात्रा जिसको आप छोड़ देते हो, क्यों, जिससे कि दूसरी वस्तु बनाई जा सके, तो उसी का जो अनुपात निकल करके आता था डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। जैसे मान लीजिए मैं यहीं पर आपको बना करके दिखा देता हूं, यहां पर ऐसा आपका पीपीएफ था, इस पॉइंट पर आपको निकालना है, तो आप इसी पर जो टेंजेंट निकालोगे, इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो कैसे निकालते हैं, हम लोग निकालते हैं डिफरेंशिएशन से, वो इसके एमआरटी को बता देगा, ठीक। एमआरटी मतलब रूपांतरण की सीमांत दर। फिर क्या हुआ, व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये मैंने आपको ऑलरेडी समझाई थी इस वीडियो में। अवसर लागत क्या होती है, जो आपके पास दूसरा सर्वश्रेष्ठ विकल्प मौजूद होता है और उस विकल्प को आप प्रयोग नहीं कर रहे होते हो, तो उस विकल्प को प्रयोग करने से जो भी आपको मिलने वाला लाभ था, आपकी वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई, ठीक। जैसे वही नौकरी वाला मैंने उदाहरण दिया हुआ था कि मुझे 25,000 की भी नौकरी मिल रही है, 20,000 की भी मिल रही है, तो 25,000 की जब मैं नौकरी कर रहा हूं तो वास्तव में एक चीज को छोड़ रहा हूं ना, तो वो जो छोड़ रहा हूं, जो इसके बाद दूसरा सबसे अच्छा विकल्प है, उसको छोड़ने की ही जो लागत होती है उसी को हम लोग बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन। फॉरगॉन मतलब जिसको छोड़ दिया गया, तो जो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव को आप छोड़ देते हो उसी को हम लोग बोल देते हैं क्या, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर लागत बोलते हैं इसको हिंदी में। व्हाट डू यू मीन बाय इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेस, तो इसका मतलब इकोनॉमी मतलब होता है इकोनॉमिकल यूसेज कर लो आप, सारे संसाधनों का जितना अच्छा प्रयोग कर पाओगे उसी को बोल देते हैं। मतलब द एफिशिएंट utilization of all the available resources is called economizing, सॉरी थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन को लेकर के इकोनॉमाइजिंग भी बोल सकते हैं। देखो कुछ लोग बोलते हैं क्या, इकोनॉमी बोलते हैं और कुछ लोग इकोनॉमी बोलते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ही थोड़ा दोनों तरफ से प्रोनाउंसिएशन, इकोनॉमी भी बोल सकते हो, इकोनॉमी भी बोल सकते हो, दोनों लोग अलग अलग तरह से बोलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे बढ़ते हैं।
अच्छा, इसको लिखा क्या था? इकोनॉमाइजिंग मींस मेकिंग द बेस्ट ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेस, वही अपने रिसोर्सेस का सबसे अच्छा प्रयोग करो, उसी को हम लोग इकोनॉमाइजिंग बोल देंगे। तो इसको हिंदी में क्या बोलेंगे इकोनॉमाइजिंग को? तो संसाधनों का सर्वाधिक अच्छा प्रयोग करना ही बोलते हैं, लेकिन इस टर्म को क्या बोलेंगे मुझे नहीं पता। एनीवेज आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। डिफाइन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या होता है? ऑट टू बी, जो किया जाना चाहिए, सजेशन देती है, ठीक है। ये बोलती है कि बहुत सारे अल्टरनेटिव्स मौजूद हैं और उन अल्टरनेटिव्स में, उन विकल्पों में से सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है, तो इस तरह का सजेशन आ रहा होता है। इसको हम लोग बोल देते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। हिंदी में क्या बोल देते हैं इसको? आदर्शात्मक। ये आदता है, ठीक, आदता और मां। इस थ्योरी दैट अंडरस्टैंड्स व्हाट एन इकोनॉमी शुड बी अंडर आइडियल सर्कमस्टांसेस, क्या होना चाहिए आदर्श परिस्थितियों में, एज कंपेयर टू व्हाट इट इज, अभी क्या है और वास्तव में क्या होना चाहिए, तो उस हिसाब का सजेशंस आते हैं, ठीक है। इट इज मोस्टली बेस्ड ऑन जजमेंटल एनालिसिस। आप जज करते हो, आप देखते हो कि ये ऐसा नहीं ठीक है, ये ज्यादा ठीक है, तो इस तरह की चीजें आती हैं। एंड स्टेटमेंट व्हाट ऑट टू बी, आप बताते हो कि क्या किया जाना चाहिए, ठीक है। डिस्टिंग्विश बिटवीन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स विद सुटेबल एग्जांपल्स। एग्जांपल हम लोगों ने देख लिया कि भारत का 77वां स्थान आ गया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, तो वो आपका पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का एग्जांपल हो गया, वास्तविक अर्थशास्त्र का उदाहरण हो गया कि भारत का 77वां स्थान है। ऐसे ही आपका नॉर्मेटिव में क्या हो जाएगा कि क्या किया जाना चाहिए, तो उसमें बोला गया था कि भारत में ही जो और बिजनेस रूल्स है उनको और ज्यादा लिबरलाइज किया जाना चाहिए, भारत में व्यवसाय करने के नियमों का और ज्यादा उदारीकरण किया जाना चाहिए। ये दोनों का उदाहरण हो गया, ठीक है। आप इसको डिटेल में पढ़ लेना। आगे बढ़ते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, ये भी हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आ सकते हैं ना। तो माइक्रो में क्या होता है, हम लोग किसी एक इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट को पढ़ते हैं, किसी एक इंडिविजुअल इंडस्ट्री को पढ़ते हैं। इस मैक्रो इकोनॉमिक्स में ओवरऑल एग्रीगेट लेवल पर क्या क्या चीजें हो रही हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, जीडीपी ग्रोथ रेट, इन सारी चीजों को पढ़ते हैं। इसको भी आप लोग देख लेना, ठीक। ये सारी चीजें लोग रिपीट कर चुके हैं, इसलिए मैं आगे बढ़ जा रहा हूं। प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स एलोकेशन वुड नॉट अराइज, ध्यान से समझिएगा। Problem of resource allocation would not arise if resources do not have alternative uses. Defend or refute the statement with valid arguments. इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए, हिंदी मीडियम वाले समझ लीजिए क्या लिखा हुआ है कि अगर संसाधनों को बांटने की, संसाधनों को वितरित करने की, संसाधनों के प्रयोग करने की जो समस्या है वो तब नहीं होगी जब आप संसाधनों का कोई वैकल्पिक प्रयोग है ही नहीं, जब आपके पास, मतलब क्या हुआ, तो ये वाक्य सही है या गलत है, समझिएगा, फिर से समझिएगा। ये माउस है, तो इस माउस को बनाने में बहुत सारी चीजें लगी, प्लास्टिक लगी या जो भी लगा। अगर इन सारी चीजों को, जो भी इसको बनाने में लगा है, और कुछ किया ही नहीं जा सकता, सिर्फ आप माउस बना सकते हो, तो क्या संसाधनों के वितरण की समस्या आएगी, संसाधनों को प्रयोग कर कहां कहां किया जाना चाहिए, समस्या आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि आपको पहले से ही पता है कि ये काम, ये चीज से सिर्फ ये हो सकता है। अभी क्या होता है, अभी हमारे पास मेरा समय है, मेरे समय में मैं 50 चीजें कर सकता हूं, मेरे पास कोई विकल्प है ही नहीं, एक ही चीज है जो मैं कर सकता हूं, मैं सिर्फ पढ़ा सकता हूं, तो फिर मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुई नहीं। लेकिन होता क्या है, रियलिटी में क्या होता है कि मैं पढ़ा भी सकता हूं, मैं खेल भी सकता हूं, मैं घूम फिर भी सकता हूं, मैं मूवी भी देख सकता हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, है ना। तो इस वजह से मेरे समय की अवसर लागत हो गई। लेकिन अगर यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर बोला जाए कि वो समस्या आएगी ही नहीं अगर आपके पास कोई विकल्प है ही नहीं। यहां पर क्या लिखा हुआ है, प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स एलोकेशन वुड नॉट अराइज, रिसोर्स एलोकेशन करने की आपके पास कोई समस्या आएगी ही नहीं, कब, इफ रिसोर्सेज डू नॉट हैव अल्टरनेटिव यूजेस, अगर संसाधनों का कोई भी वैकल्पिक प्रयोग नहीं है तो। सही बात है, अगर एक ही प्रयोग है तो आप सारे लोग वही काम करेंगे, मतलब किसी भी संसाधन का एक ही तरह से प्रयोग किया जा सकता है, तो फिर आप उसको उसी में लगाओगे, क्योंकि और तो किसी तरह से प्रयोग किया ही नहीं जा सकता, तो फिर रिसोर्स एलोकेशन की प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, ठीक। अच्छा प्रश्न था ये, इसका भी सॉल्यूशन देख लेना। हाँ, यही है, यस द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट, सही बात है, पढ़ लीजिएगा आप यहाँ। फिर क्या है, एक्सप्लेन ब्रीफली द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पन्न किया जाए, इस समस्या को थोड़ा सा समझाना है। तो सीधी सी बात है, व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है, हमारे पास रिसोर्सेस लिमिटेड हैं, उन रिसोर्सेस के यूटिलाइजेशन से हम अलग अलग तरह की बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, लेकिन अगर एक तरह की चीज बना रहे होंगे तो बाकी सारी चीजों को हमें छोड़ना पड़ जाएगा। तो यहां पर क्या आती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है हर तरह के प्रोडक्शन प्रोसेस की। तो अब समझ लीजिए हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए
कि आप संसाधनों का जब भी कुछ प्रयोग कर रहे होते हैं ना, तो उन्हीं संसाधनों से आप कुछ भी पंखा बना सकते हो, उसी संसाधन से आप साइकिल बना सकते हो। अब पंखे बनाना है या साइकिल बनाना है, ये कैसे निर्धारित किया जाएगा? तो ये निर्धारित किया जाता है कि अर्थव्यवस्था में लोगों की क्या इच्छाएं हैं, क्योंकि जो लोग चाहते हैं आप वो बनाओगे तो उसको एफिशिएंट प्रोडक्शन बोला जाता है। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, व्हाट टू प्रोड्यूस, जो समस्या वो क्या होती है? वो समस्या ये होती है कि भाई आप संसाधनों का प्रयोग करके बहुत सारी चीजें बना सकते हो, लेकिन इसमें से कौन सी चीज बनाई जाए, फिर कितनी मात्रा में बनाई जाए, है ना? तो ये प्रॉब्लम होती है। इसी को बस यही आपको प्रॉब्लम को डिफाइन करना था, समस्या क्या होती है उसको आपको उसकी व्याख्या करनी थी। तो क्या हो गया, द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस रिलेट्स टू द चॉइस ऑफ गुड्स फॉर प्रोडक्शन, कि क्या बनाना है, सीधी सी बात। फॉर एग्जाम्पल चॉइस बिटवीन कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स। हाँ, पूंजीगत वस्तुएं हैं और कुछ ऐसी वस्तु जिनका आप खुद से प्रयोग कर लेते हो। तो पूंजीगत वस्तुएं कैसी होती है, जैसे कोई मशीन बना दी जिससे कि फिर से और वस्तुओं का निर्माण किया जा और वस्तुओं को बनाया जा सके, उसको हम लोग बोल देते हैं पूंजीगत वस्तुएं, कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं, जिनका आप उपभोग कर लेते हो। तो या तो आप उपभोग वस्तुएं बनाना चाहते हो या फिर पूंजीगत वस्तुएं बनाना चाहते हो, इसके बीच पे चॉइस हो सकती है ना? ऐसे ही क्या हो सकता है, बिटवीन वॉर टाइम गुड्स एंड पीस टाइम गुड्स, शांति के समय पर जिन वस्तुओं की आवश्यकता है वो बना रहे हो, या फिर युद्ध चल रहा है तो देश में बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती है, फैक्ट्रीज होती है, जिसको हम लोग युद्ध से संबंधित वस्तुओं के निर्माण के लिए लगा देते हैं। ठीक है, अच्छा, जैसे अभी कोविड-19 हुआ था तो जनरल मोटर्स नाम की एक बहुत बड़ी कंपनी है, कार कंपनी यूएसए में, जिसने वेंटिलेटर्स बनाना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो ऐसी चीजें होती है। फिर क्या है, द एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ टू पॉसिबल गुड्स वुड अल्टीमेटली डिपेंड अपॉन द मार्केट कंडीशंस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ ईच ऑफ द गुड्स। कितना कौन सी चीज बनाई जानी चाहिए, ये समाज में किस तरह की मांग है, किस तरह की आपूर्ति है, उस पर निर्भर करेगा। सीधी सी बात है, बनाई जानी चाहिए तो सप्लाई हो ही जाता है, मांग कैसी है उस हिसाब से आप कितना कौन सी चीज बनानी है उसको डिसाइड कर लेते हैं लोग। डिस्टिंग्विश बिटवीन अ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी एंड अ मार्केट इकोनॉमी, बाजार अर्थव्यवस्था और केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में अंतर बताना है। सीधी सी बात है, दो अंतर। प्लान्ड इकोनॉमी में एक सेंट्रल अथॉरिटी होती है, वो हमारे लिए डिसीजंस ले रही होती है कि क्या बनाना है। जो भी हमारे फंडामेंटल क्वेश्चंस होते हैं ना, उन तीनों का आंसर कोई एक अथॉरिटी कर रही होगी, सेंट्रल अथॉरिटी। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड जिन लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है, उन लोगों के कौन लोग हैं जिनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए। जैसे मार्केट इकोनॉमी में तो प्राइस मैकेनिज्म होता है कि जो पैसे दे रहा है उसको मिल जा रहा है, बट सोशलिस्ट कंट्रीज में क्या हो जाता है, सोशलिस्ट कंट्रीज में मेनली समझ लीजिए कि सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमीज होती है, वहां पर क्या होता है, जो गवर्नमेंट है या कोई अथॉरिटी है वो सारे लोगों को कुछ कुछ रिसोर्सेज दे देती है कि सारे लोगों को एटलीस्ट हम खाना तो फ्री में दे देंगे, जबकि मार्केट अलाउ नहीं कर रहा है। तो सेंट्रल प्लान इकोनॉमी में जो तीनों फंडामेंटल क्वेश्चंस है उसका आंसर कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी देती है। ठीक, और इन जनरल जो ओवरऑल कलेक्टिव वेलफेयर है, कलेक्टिव वेलफेयर मतलब सारे लोगों का जन कल्याण जो है उसको ध्यान में रखने की कोशिश की जाती है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में। मार्केट इकोनॉमी क्या बोलती है, मार्केट इकोनॉमी बोलती है कि मार्केट जैसा कह रहा है करने को आप वैसा करते चले जाओ। मार्केट क्या कह रहा है, जिस चीज के ज्यादा पैसे दे रहे हैं लोग वो ज्यादा बनाने लग जाएंगे क्योंकि उनको ज्यादा फायदा होगा। तो जो प्राइस है वो खुद से ही किस चीज की मांग है इसको बहुत अच्छे से बता लेता है। तो मार्केट इकोनॉमी में ये सारी चीजें हो रही होती है, मार्केट फोर्सेस काम करते हैं। ठीक, आगे बात समझ में। तो यही मेन डिफरेंस है। क्या है, in a centrally planned economy, all important decisions regarding production, exchange and consumption of goods and services are made by the government। तीन तरह की आर्थिक गतिविधियों की हम लोगों ने बात की थी, प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन, उत्पादन, विनिमय और फिर आपका कंजम्पशन यानी कि उपभोग। तो इनका जो निर्णय है वो कौन लेती है, गवर्नमेंट लेती है। और मार्केट में क्या हो जाता है, मार्केट फोर्सेस ले लेते हैं थ्रू द मार्केट। क्या हो जाता है, इन अ मार्केट इकोनॉमी ऑल इकोनॉमिक डिसीजंस रिलेटेड टू प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन आर ऑर्गेनाइज्ड थ्रू द मार्केट। ऑर्गेनाइज्ड थ्रू द मार्केट मतलब बाजार में ही अपने आप इन सारे निर्णयों को लिया जाता है। ठीक है, इसी में आगे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, द प्राइमरी अजम्पशन अबाउट रिसोर्सेज व्हाइल ड्राइंग अ पीपीसी इज। पीपीसी क्या होता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी बोलते हैं, तो हम लोग उसको पीपीएफ बोल देते हैं। तो ये बनाते समय हम लोगों का क्या अजम्पशन होता है, हम लोग क्या मान करके चलते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, रिसोर्सेस आर लिमिटेड, जो भी संसाधन है वो सीमित हैं। दूसरा, रिसोर्सेस डिपेंड ऑन द काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस, जिस तरह की वस्तुओं का निर्माण किया जाता है उसी पर आधारित होते हैं रिसोर्सेस, संसाधन। अच्छा, तीसरा क्या, रिसोर्सेस कैन बी पुट टू अ पर्टिकुलर यूज, संसाधनों का केवल एक ही तरह से प्रयोग किया जा सकता है। और चौथा, रिसोर्सेस आर कांस्टेंट एंड गिवन, रिसोर्सेस निश्चित हैं और दे रखे हैं। भाई ये तो हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि अगर एक ही तरह से प्रयोग कर सकते हो तो आप गेहूं ही बनाओगे, फिर कपास क्यों बनाओगे, आप सिर्फ वीट बनाओगे, कॉटन क्यों बनाओगे, है ना। तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। दूसरा क्या ले रखा है, रिसोर्सेस डिपेंड ऑन द काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस। अरे भाई, आप संसाधनों का प्रयोग करके कुछ वस्तुएं बनाते हो, कैसी वस्तुएं बनाई जाएंगी उस पर संसाधन थोड़ी डिपेंड करता है। तो ये तो इन जनरल गलत स्टेटमेंट जैसा हो गया। और क्या है, रिसोर्सेस आर लिमिटेड, नहीं, हम ये बोलते हैं रिसोर्सेज जो है वो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर हमें गिवन है कि कितने हैं उतने उस टाइम पर फिक्स रहेंगे।
उस समय पर ये लिमिटेड है ये बात नहीं है, कांस्टेंट है और गिवन हमें दे रखा होता है, तभी तुम लोग बना देते हैं कि अच्छा इतने रिसोर्सेस हैं और इनका सही से यूटिलाइजेशन होगा तो इस तरह का कर्व बन करके आ जाएगा, तभी हम लोग कुछ इस तरह का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनाते हैं। ठीक, अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो क्या हो जाएगा इसमें, यही है अकोमोडेशन, सॉरी क्या था, रिसोर्सेस आर कांस्टेंट एंड गिवन, हाँ यही उत्तर हो गया इसका। Which of the following is a statement of normative nature in economics? Economics is a study of choices, alternatives. अच्छा, normative economics को कौन एक्सप्लेन कर रहा है, इसकी बात कर रहे थे। नॉर्मेटिव में क्या होता है, आदर्शात्मक। तो आदर्शात्मक में आप भी बात करते हो बेहतर कौन है, ये ऐसे काम कर रहा है, ये ऐसे काम कर रहा है, इनमें बेहतर कौन है, क्या किया जाना चाहिए, इसकी बात होती है ना नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। ओके, तो क्या है, इकोनॉमिक्स इज ए स्टडी ऑफ चॉइसेस और अल्टरनेटिव्स। ठीक है, क्यों ठीक ही साउंड कर रहा है ना, देखो चॉइसेस और अल्टरनेटिव्स, अल्टरनेटिव्स मतलब क्या हुआ, बहुत सारे विकल्प हैं, तो विकल्पों की बात तभी तो आती है कि आप विकल्पों में बेहतर कौन है। तो ये वाला स्टेटमेंट ठीक लग रहा है, आगे बढ़ते हैं, देखते क्या हो जाता है। अच्छा, दूसरा क्या है, द गवर्नमेंट शुड बी कंसर्न विद हाउ टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। सरकार को ये कोशिश करनी चाहिए, सरकार को ध्यान देना चाहिए कि कैसे रोजगार कम किया जाए। ये इन जनरल स्टेटमेंट ट्रू है, हमेशा ही सरकार को ये कोशिश करनी चाहिए, है ना। अच्छा, फिर क्या है, अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट्स इन स्पाइट ऑफ सीवियर शॉर्टेज मोर देन 10% ऑफ हाउसेस इन इंडियन सिटीज आर वैकेंट। ये बोल रही है कि लोगों के पास घर नहीं है, समस्या है, लेकिन फिर भी शहरों में 10% के आसपास घर खाली पड़े हुए हैं। तो जो जो कंडीशन है, जो सिचुएशन है, उसको एज इट इज बताया जा रहा है कि हाँ लगभग 10% शहरों में घर खाली पड़े हुए हैं, जबकि कमी है लोगों के पास। तो क्या हो गया, कमी किसकी है, रहने वालों की। ठीक है, बहुत ज्यादा मकानों की आवश्यकता, उसके बाद भी जो बना दिए गए उसमें से 10% खाली पड़े हुए हैं। बात सही भी है, दिल्ली में आप देखोगे तो आपको नोएडा, ग्रेटर नोएडा में बहुत सारे खाली मकान मिल जाएंगे। मुंबई जाओगे तो स्टार्टिंग में बहुत सारे अपार्टमेंट्स आपको खाली दिखाई पड़ेंगे। तो ये उसी जो यथा स्थिति है उसको बताया जा रहा है। तो ये हो जाती है आपकी क्या, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। तो ये तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का स्टेटमेंट हो गया। ठीक, थोड़ा कंफ्यूजन आपको इन दोनों में लेकर के भी हो सकता है, इसमें भी और इसमें भी। अच्छा, लास्ट क्या है, अकोमोडेशन ऑफ रिफ्यूजीज इज पोजिंग अ बिग प्रॉब्लम फॉर यूरोप। तो क्या होता है, जब सीरिया से बहुत सारे रिफ्यूजीज यानी कि जो लोग शरणार्थी थे वो लोग यूरोप में एंटर कर रहे थे, और उसमें एक बच्चे के डूबने की फोटो भी आई थी, जो काफी ज्यादा तेजी से, जिन लोगों ने बहुत सारे देश के लोगों को उस समस्या के प्रति सचेत किया था कि देखो कितनी ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम चल रही है। तो इसमें क्या हुआ था कि जैसे जैसे रिफ्यूजीज जा रहे हैं वैसे वैसे यूरोप में समस्याएं आ रही हैं, इस तरह की बात है। ठीक है, का खतरा बन रहा है, ऐसा बोला जा रहा है। तो ये भी ठीक है, एक तरह का सीधा सीधा स्टेटमेंट है। अब इन दोनों में किया जाना चाहिए सुनकर के आपको ये लग सकता है, और यहां पर अल्टरनेटिव्स की बात हो रही है तो ये भी लग सकता है। तो इस तरह की चीजें कभी कभी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, लेकिन इन जनरल ये तो हमेशा ही बात ठीक है कि सरकार को बेरोजगारी कम करने की कोशिश करनी चाहिए, होता ही है। और दूसरी बात क्या है, इकोनॉमिक्स जो है वो चॉइसेस और अल्टरनेटिव्स की स्टडी है, ये वास्तव में फंडामेंटल बात होती है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। क्यों? क्योंकि तभी तो आप विकल्पों के बीच में कंपेयर कर पा रहे हो। तो यहाँ पर उत्तर जो है वो ये होना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी इन दोनों में थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, कुछ लोग रहे, लेकिन फिर भी ये फंडामेंटल बात है, तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हो जाना चाहिए। लोग इसको पढ़ करके ये सोच लेते हैं कि व्हाट शुड बी डन, व्हाट ऑट टू बी डन, क्या किया जाना चाहिए। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो नॉर्मेटिव है, हमेशा जरूरी नहीं, क्योंकि ये तो फंडामेंटल बात होगी ना, ये तो एकदम मूलभूत बात निकल करके आ गई। ठीक, अच्छा, इकोनॉमिक्स स्टडी ये तो मैंने ही बताया हुआ है, तो मतलब मेरे हिसाब से चॉइसेस और अल्टरनेटिव्स का स्टडी है, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट ही ठीक होना चाहिए। फिर क्या जाता है, व्हाट डज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मीन, एक्सप्लेन विद न्यूमेरिकल एग्जांपल। अवसर लागत क्या होती है, एक उदाहरण से आपको स्पष्ट करना, जो मैं कई बार बता चुका हूं इसी वीडियो में, तो इसको आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन द प्लान्ड इकोनॉमी एंड मार्केट इकोनॉमी, ये भी मैंने आपको बता दिया कि प्लान्ड इकोनॉमी क्या होता है, योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, और बाजार अर्थव्यवस्था में क्या क्या अंतर होता है, ये भी आपको बता दिया, इसको भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो देख लीजिएगा, हिंदी मीडियम के लिए मैंने बता दिया है। और क्या हुआ, एक्सप्लेन द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द चॉइसेस ऑफ प्रोडक्ट्स टू बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, एक मिनट, इससे पहले मैं बता रहा था कि यहाँ पर जो चीजें लिखी हुई हैं वही सारी चीजें हमने हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए नोट्स बना करके ऑलरेडी दे रखा है। जिन्होंने भी हम लोग का पैकेज परचेस किया हुआ है उन सारे बच्चों को नोट्स दे रखे हैं, तो उनके लिए ऑलरेडी रेडी है। इसलिए भी मैंने यहाँ पर हिंदी में नहीं लिखा, क्योंकि आपके पास नोट्स में तो सारी चीजें लिखी हुई है, एक बार जल्दी जल्दी रिविजन हो जाए तो आप उसको देख सकते हो। ठीक है, एनीवेज क्या लिखा हुआ था, एक्सप्लेन द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द चॉइसेस ऑफ प्रोडक्ट्स टू बी प्रोड्यूस्ड। किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, इसको भी हमने डिस्कस कर लिया था। यहां पर जो समस्या होती है ना कि किन वस्तुओं को बनाया जाए, उस समस्या की व्याख्या करनी है, तो वो भी मैं हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, है ना, कि क्या होता है कि कौन कौन सी वस्तुएं बनेंगी। आप कैपिटल गुड्स बनाओगे या कंज्यूमर गुड्स बनाओगे, पूंजीगत वस्तुएं बनाओगे या फिर उपभोग करने के लिए बनाओगे, जिसको हम लोग बोलते हैं उपभोक्ता वस्तुएं। ठीक है, तो इनमें से आप क्या बनाओगे,
इसी तरह से वही था कि युद्ध वाली स्थिति में आप जो वस्तु बनानी वो बनाओगे, या फिर शांति काल जब चल रहा है तो जो वस्तु बनाई जाएगी वो बनाओगे। तो क्या बनाओगे, इसका प्रश्न का संख्या क्या आता है, वही जो पहला प्रश्न होता है ना, व्हाट टू प्रोड्यूस, ये पहला प्रश्न होता है, इसी को आप एक्सप्लेन कर रहे हो। तो ये भी इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए लिखा हुआ, हिंदी में ऑलरेडी हम लोगों ने शेयर कर दिया है। गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज। माइक्रो इकोनॉमी में क्या पढ़ते हैं भाई, प्राइसेस पढ़ लेते हो आप, किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, किसी एक क्षेत्र में जो भी कीमत स्तर है वो कैसे निर्धारित हो रहा है, तो आप ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ लेते हो। किसी एक इंडिविजुअल कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका बंडल, ऑप्टिमम बंडल, इष्टतम चयन कैसे करेगा वो अपने बंडल का, वो पढ़ लेते हो। ठीक है, तो इस तरह की चीजें हो जाती हैं। डिमांड ऑफ अ कमोडिटी, सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी, आप ये पढ़ लेते हो। किसी एक वस्तु की सप्लाई कितनी है, किसी एक की डिमांड कितनी है, ये सब पढ़ लेते हो। ठीक है, फिर क्या हुआ, गिव द मीनिंग ऑफ इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था क्या होती है? अर्थव्यवस्था एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बहुत सारे लोग अपने आजीविका अर्जन कर रहे हैं, अलग अलग तरह की वस्तुओं और सेवाओं को बना करके और आपस में उनका विनिमय कर करके, लेन देन करके। तो 3 बेसिक चीजें होती हैं, प्रोडक्शन, उसके बाद एक्सचेंज और कंजम्पशन। उत्पादन हुआ, विनिमय हुआ और उनका उपभोग हुआ। तो ये गतिविधियां हो रही होती हैं और लोग इससे अपनी आजीविका का अर्जन कर रहे होते हैं। तो इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हो। इंग्लिश में कैसे करोगे, एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम इन विच एंड बाय विच पीपल गेट ए लिविंग, लोगों को आजीविका मिल जाती है टू सेटिस्फाई देयर वांट्स। अब जो भी उनकी इच्छाएं हैं, आवश्यकताएं, उनको पूरा किया जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सचेंज एंड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट एक्चुअली कुछ नहीं है, फिर से आपके प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहा होता है। तो आप ये जो फंडामेंटल है वो ये 3 ही है आपकी एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, तो इसको भी आप लिख दोगे, हिंदी में मैंने ऑलरेडी बता रखा है। गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ माइक्रोइकोनॉमिक्स एंड मैक्रोइकोनॉमिक्स, ये भी हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। ठीक है, कि किसमें क्या क्या पढ़ना आता है। सेंट्रल प्लान इकोनॉमी के क्या फीचर्स हैं ये भी हम लोग बता चुके हैं। क्या होता है कि जो सोशल सारे रिसोर्सेस हैं वहां पर पूरे समाज का वेलफेयर उसको दिमाग में रखा जाता है, और साथ ही में सरकार द्वारा कोई मनोनीत संस्था होती है वो निर्णय ले रही होती है उन तीनों प्रश्नों का उत्तर देने में कि क्या बनाया जाना चाहिए, कितना बनाया जाना चाहिए, और जिसका भी बंटवारा हो रहा है वो कैसे किया जाना चाहिए, जो बन गया है उसका। ठीक है, अच्छा, तो हम लोगों ने बहुत ही जल्दी फटाफट अपने पहले चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से देख लिया। इससे बाहर का कुछ भी नहीं आएगा, थोड़ा बहुत कुछ घुमा फिरा करके आ जाएगा। तो अगर आपने वीडियोस ठीक से देखे हुए हैं जो मैंने बनाया हुआ है तो वो मोर देन सफिशिएंट है। बोर्ड के लिए तो हम लोग कभी काम नहीं करते हैं, सिर्फ आपके फंडामेंटल्स इतना स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश होती है कि अगर आप आगे कोई कॉम्पिटिशन के एग्जाम्स दे रहे हो, यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपके फंडामेंटल्स बहुत मजबूत हो चुके हो। ठीक है, ऑल द बेस्ट सारे लोगों को। ये सीरीज जल्दी जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले बेनिफिट मिल सके। मिलते हैं, कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। जय हिंद, जय भारत, और गर्दा उड़ा देंगे।